हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक चल रहा है हमारा उपभोग फलन या कंजप्शन फंक्शन, इसी को कंटिन्यू करेंगे। इस में हम आज कीन्स का जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन है या कीन्स का उपभोग का जो मनोवैज्ञानिक नियम होता है, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। कीन्स का जो मनोवैज्ञानिक नियम है ये उपभोग फलन का आधार माना जाता है। उपभोग फलन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम है। यह नियम क्या बताता है? यह नियम कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो उपभोग में भी वृद्धि होती है, परंतु जो उपभोग में वृद्धि है वो आय में वृद्धि की तुलना में थोड़ी कम होती है या उससे कुछ कम होती है, उसकी तुलना में कम वृद्धि होती है। इस कीन्स के उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम की कुछ प्रस्तावनाएं होती हैं, जिसे हम कह सकते हैं प्रोपोजिशंस ऑफ द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन ऑफ कीन्स। तीन मुख्य प्रपोजिशंस हैं। इसमें पहली प्रपोजिशन कहती है या पहली प्रस्तावना कहती है, प्रस्तावना का मतलब कि कुछ मुख्य बातें हैं इसकी। सबसे पहली बात है कि यदि आय बढ़ती है तो इसके परिणाम स्वरूप उपभोग में भी वृद्धि होती है, परंतु जो उपभोग में वृद्धि है वो आय की तुलना में कम होती है। ऐसा क्यों होता है? इसका मुख्य कारण ये है कि जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता अधिक उपभोग करता है और उसके कारण उसकी ज़्यादातर आवश्यकताएं अब पूरी हो चुकी होती हैं। तो जब आय में ज़्यादा वृद्धि होती है तो अब उसकी आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हैं, संतुष्ट हो चुकी हैं, तो अब वह उसको ज़्यादा उपभोग करने की आवश्यकता नहीं होती या वो उपभोग में अब उसे और अधिक वृद्धि की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए उपभोग में जो वृद्धि होती है वो आय में वृद्धि की तुलना में कम होती है या कम अनुपात में वृद्धि होती है। इसकी दूसरी मुख्य बात यह है इस नियम की, यह नियम बताता है कि अगर आय में वृद्धि होती है तो वो जो आय में वृद्धि है उसको दो भागों में विभाजित हो जाती है। आधी आय तो हमारी उपभोग के काम आ जाती है और बची हुई जो आय है वो हमारी बचतें बन जाती है, वो हमारे सेविंग्स में डिवाइड हो जाता है। अर्थात जो भी इनकम अर्न हुई है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। वन पार्ट इज कंप्राइजेज ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड द अदर पार्ट इज सेविंग्स। और तीसरा मुख्य बात इस नियम की है कि यह कहता है कि जब आय में वृद्धि होने से उपभोग में वृद्धि होती है तो साथ साथ में सेविंग्स में भी वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि जितनी आय में वृद्धि है वो सारी की सारी उपभोग में परिवर्तित नहीं होती। उपभोग में वृद्धि थोड़ी कम होती है आय की तुलना में, तो बची हुई जो आय है वो क्या हो जाएगा? उपभोक्ता की बचतें बन जाएगी। तो इस कारण से आय में वृद्धि के कारण कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा और साथ साथ में जो है बचतें भी बढ़ती हैं। जो कीन्स का ये मनोवैज्ञानिक नियम है ये कुछ मान्यताओं पर आधारित है, कुछ अजम्पशंस होती है कीन्स की साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन की। इसमें सबसे पहली मान्यता है कि उपभोग व्यय को प्रभावित करने वाले जो मनोवैज्ञानिक और संस्थागत अवस्थाएं होती हैं वो स्थिर रहती हैं। अर्थात इसमें हम वो सारी अवस्थाएं ले लेते हैं जो भी किसी व्यक्ति के उपभोग को प्रभावित कर सकती है उसकी आय के अतिरिक्त, जैसे कि उसकी किसी वस्तु के प्रति टेस्ट है, प्रेफरेंसेस है, जैसे हम रुचि और अधिमान कह सकते हैं, या फैशन कह सकते हैं, कोई वस्तु फैशन में है अथवा नहीं है, या कुछ और उन वस्तु की जो कीमतें हैं, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है? उपभोग व्यय को प्रभावित करती हैं। ये हमने जब मांग का नियम पढ़ा था, आपने जब फर्स्ट ईयर में, उसमें भी पढ़ा होगा कि कौन कौन सी बातें उपभोग को प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पर हम व्यक्ति की आय के अतिरिक्त बाकी सारे जो फैक्टर्स होते हैं उपभोग को प्रभावित करने वाले, चाहे वो सब्स्टिट्यूट्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की कीमतें हो सकती हैं, वेदर हो सकता है, क्लाइमेट हो सकता है, इन सब को यथावत मानते हैं, स्थिर मानते हैं और केवल इसमें आय को ही परिवर्तित माना जाता है। दूसरी अजम्पशन है कि जनरल स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में ही ये वाला नियम लागू होता है।
असामान्य परिस्थितियों में नियम लागू नहीं होता। असामान्य परिस्थितियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं कि सपोज़ अगर कोई युद्ध की सिचुएशन है, या देश में भारी मंदी की सिचुएशन है, या देश में बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति है, हाँ इन्फ्लेशन की रेट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में ये नियम जो है लागू नहीं होता, ये नियम सही नहीं साबित होता। और एक मान्यता और है इसकी, वो है कि इस नियम में हम जो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है, उसको शून्य माना जाता है, ज़ीरो माना जाता है। या फिर हम इसे कह सकते हैं कि ये नियम केवल और केवल पूंजीवादी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है। इकोनॉमीज़ या अर्थव्यवस्थाएं हमारी जो है 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहली कौन सी होती है? एक होती है सोशलिस्ट, या जैसे हम कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब कि इसके अंदर जो सारा डिसीजन मेकिंग पावर है, नियंत्रण है, वो सब सरकार के हाथों में होता है और केवल जनता का लाभ देना या जनता की भलाई ही इसका उद्देश्य होता है। दूसरी एक अर्थव्यवस्था आती है हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, या जिसे हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सारे नियंत्रण, सारे कीमतों को कंट्रोल, ये सब कुछ प्राइवेट हैंड्स में होता है, निजी हाथों में होता है, और यहाँ पर उद्देश्य केवल और केवल लाभ कमाना होता है। और इसी साथ एक तीसरी अर्थव्यवस्था और आती है जिसे हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों के कुछ कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो जो मनोवैज्ञानिक नियम है कीन्स का, वो केवल और केवल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ही सही साबित होगा, कुछ हद तक मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी हो सकता है, लेकिन सोशलिस्ट या समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का इंटरफेरेंस होता है और सरकार लोगों की भलाई के लिए कार्य करती है। तो इस कारण से जो उपभोग का पैटर्न है, जो कंजप्शन पैटर्न है, वो आय के अलावा दूसरी चीज़ों से भी प्रभावित हो जाता है। इसीलिए उपभोग फलन इस अर्थव्यवस्था में क्रियाशील नहीं होता। अब देख लेते हैं कि जो हमारा एक उपभोग फलन है उसका इक्वेशन क्या है, समीकरण किस प्रकार का होता है। एक नॉर्मल जो कंजप्शन फंक्शन होता है उसका इक्वेशन होता है C = A + BY, अर्थात उपभोग जो है या उपभोग व्यय है वो आय पर निर्भर करता है। कंजप्शन इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम, लेकिन अगर हमारा इनकम 0 है तो कुछ हद तक एक यहाँ पर A जो है C की वैल्यू जो है उपभोग की वैल्यू वो A के बराबर होती है। यहाँ पर A क्या है हमारा? अंतरोध या अवरोध कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेप्ट। इसका मतलब है कि अगर कभी हमारी आय शून्य होगी तो उसके फलस्वरूप जो उपभोग है वो शून्य नहीं होगा, बल्कि किसके बराबर होगा? A के बराबर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आय शून्य होने पर भी उपभोक्ता अपने उपभोग को बंद नहीं करता है, कुछ ना कुछ उसे जीवित रहने के लिए उपभोग करना ही पड़ता है। अगर उसके खुद के पास आय नहीं है तो वो चाहे दूसरों से उधार लेकर भी उपभोग करेगा, लेकिन उपभोग करेगा। तो इसीलिए जब कीमत 0 होती है तो उपभोग की मात्रा जो है किसके बराबर होती है? A के बराबर होती है, और A को हम यहाँ पर अवरोध या इंटरसेप्ट कहते हैं। B जो है, B का अर्थ होता है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, या जिसे कहते हैं MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यह उपभोग फलन के ढाल को बताता है या उसके ढाल के बराबर होता है। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति या MPC बताती है कि अगर आय में 1 रुपये की वृद्धि हो रही है तो उपभोग में किस अनुपात में वृद्धि होगी। यह सीमांत उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कही जाती है। इसी तरीके से अगर हम देखें APC या उपभोग की औसत प्रवृत्ति, तो वो क्या होगी? औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा उपभोग फलन है उसको Y से या फिर आय से भाग दे देंगे। जब उपभोग को आय से भाग देते हैं तो हमें औसत उपभोग की प्रवृत्ति मिल जाती है। तो इसको भाग देने से क्या होगा? Y से भाग दिया है तो C के नीचे भी हमने यहाँ पर Y लिख दिया, C / Y। A जो है इंटरसेप्ट, उसको भी Y से भाग दे दिया, और BY जो है उसको भी Y से भाग दे दिया, अर्थात हमने पूरे समीकरण को Y से विभाजित कर दिया है। तो Y से भाग देने पर क्या होता है? ये जो Y और Y है ये हमारा कट जाएगा,
तो हमारी नई इक्वेशन क्या आ जाएगी, C अपॉन वाई इज इक्वल्स टू A अपॉन वाई प्लस बी। बी के आगे जो y था और जो नीचे y था वो दोनों हमने कैंसिल कर दिए हैं, काट दिए हैं, तो ये हो जाती है उपभोग की औसत प्रवृत्ति APC। और इसी तरीके से अगर हमें उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सीमांत निकालने का फॉर्मूला जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था, हमेशा परिवर्तन की दर होता है। तो उपभोग में परिवर्तन को जब अगर हम आय में परिवर्तन से विभाजित करेंगे तो हमें सीमांत प्रवृत्ति मिल जाएगी, जो कि जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, y के साथ में जो हमारा b लगा है इसके बराबर होती है। इसी तरीके से जब हमें उपभोग का पता चल गया, आय का पता चल गया, तो अब हम बचतों का भी पता लगा सकते हैं, हमारी सेविंग्स भी निकाल सकते हैं। तो सेविंग्स किसके बराबर होती है, सेविंग्स अगर हमारा आय जो है हमने अभी देखा था कि दो भागों में विभाजित की जाती है, वाय को एक भाग होता है उपभोग व्यय का, एक भाग होता है बचतों का। तो इस हम कह सकते हैं कि जो वाय है वो किसके बराबर है, C प्लस S के बराबर होती है, यानी उपभोग व्यय और बचतों दोनों का जोड़ होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि y इज़ इक्वल्स टू A प्लस बी वाई प्लस S। यहाँ पर हमने क्या किया है, जो C था इसकी जगह हमने वैल्यू डाल दी है A प्लस बी वाई की, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो उपभोग व्यय होता है वो किसके बराबर होता है, A प्लस बी वाई के बराबर। तो हमने ये वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। फिर हम इसको और अगर सॉल्व करें आगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमें क्योंकि सेविंग्स निकालनी है तो हम सेविंग्स को एक तरफ ले जाएंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ को इक्वल्स टू साइन के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो जब हम ये वैल्यूज़ को चेंज करते हैं, ये वैल्यूज़ यहाँ पर शिफ्ट होती है तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस A माइनस A बन जाता है, प्लस बी वाई क्या है, माइनस बी वाई बन जाता है, और ये y का y रहता है। इसको हम अगर देखें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये जो हमारी इक्वेशन है इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, y तो हमारे पास है ही यहाँ पर, फिर ये वैल्यूज़ को हमें जो राइट हैंड साइड पे वैल्यूज़ हैं उनको हमें लेफ़्ट हैंड साइड पर लेकर आना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब a को लेफ़्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो ये प्लस a का क्या बन जाएगा, माइनस a। इसी तरीके से जब बी वाई को लेफ़्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बी वाई, और बराबर हो जाएगा s। तो जो वैल्यू हमें निकालनी होती है उसको हम एक तरफ ले लेते हैं और बाकी जो वैल्यूज़ को हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो इसको हम अगर रीराइट करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने y माइनस ए माइनस बी वाई बराबर s लिखा था, तो यहाँ पर हमने लिख दिया s इज़ इक्वल्स टू माइनस ए प्लस वाई माइनस बी वाई। y को एक साथ ले आते हैं, a को अलग कर देते हैं, तो जो कॉमन है यहाँ पर y दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे हमने कॉमन वैल्यू निकाल ली, तो हमारी बचतों की इक्वेशन जो है वो ये वाली हो जाती है। तो अब हमारे पास जो y के साथ में पहले उपभोग वाली इक्वेशन में या कंजप्शन फंक्शन में क्या था, जैसे ये था c इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, तो y के साथ जो b लगा था वो क्या बता रहा था, MPC बता रहा था, क्योंकि ये हमारा क्या है, उपभोग फलन था। अब ये हमारा बचत फलन बन गया, तो y के साथ में यहाँ क्या लगा है, 1 माइनस बी लगा है, 1 माइनस बी अब क्या बन जाएगा, MPS बन जाएगा, बचतों की सीमांत प्रवृत्ति। तो जो आय के साथ में जो हमारा वैल्यू होती है वो हमारी MPS और MPC हो जाती है। अब इसका मतलब हुआ कि अगर हमारी आमदनी जो है यानी आय 1 रुपये बढ़ रही है तो हमारी बचतें में किस प्रकार से वृद्धि होगी, 1 माइनस बी की दर से वृद्धि होगी। इसी तरीके से अब APS अगर निकालना है, बचतों की औसत प्रवृत्ति निकालनी है, तो औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को y से भाग दे देते हैं। तो y से भाग देने पर हमारी इक्वेशन आती है ये वाली, और अगर हम इसको और आगे सॉल्व करें, माइनस a अपॉन वाई हो जाएगा प्लस 1 माइनस बी अपॉन वाई, तो y कट गए, तो हमारी नई इक्वेशन आई APS की ये वाली। तो इस तरीके से अगर हमें कंजप्शन फंक्शन और सेविंग्स फंक्शन पता है तो हम APS और MPS की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। हम अब एक टेबल देख लेते हैं जिससे हमने आय दे रखी है जिस टेब में, और हमने उसको उपभोग और बचतों दोनों में विभाजित किया है।
तो अगर हमारी आय शून्य है, 0 है, तो उपभोग इस लेवल पर शून्य नहीं होगा बल्कि 50 होगा। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि आय शून्य होने पर भी कुछ ना कुछ उपभोग अवश्य किया जाएगा, और ये उपभोग कहाँ से किया है? उधार मांग कर किया है। इसीलिए यहाँ पर हमने बचतें कितनी लिखी है? -50। अर्थात हमारे पास बचतें नहीं है, हमने दूसरों से मांगा है, दूसरों से उधार लिया है, तो ये हमारा माइनस में वैल्यू है जो हमें दूसरों को वापस चुकानी है। जब हमारी आय 0 से बढ़कर 100 हुई तो हमारे उपभोग भी बढ़ गया, 50 से 125 हो गया। यहाँ पर भी हमारी आय तो कम है परंतु उपभोग ज़्यादा है, तो ये जो एक्सेस का जो 25 का उपभोग है ये कैसे होगा? ये फिर से उधार लेकर किया जा रहा है। फिर हमारी आय और बढ़ती है, 200 हो जाती है, तो उपभोग भी यहाँ पर 300 हो गया है, 200 हो गया है, और इस लेवल पर हमारी सेविंग्स 0 है, क्योंकि जितना आय था उतना का सारा उपभोग कर लिया। अब हमें दूसरों से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। इसी तरीके से जैसे जैसे आय बढ़ रही है वैसे वैसे उपभोग भी बढ़ रहा है, लेकिन आय के मुकाबले कम दर से बढ़ता है, और जो बचा हुआ जो पैसा है जो उपभोग में नहीं लाया जाता, आय का वो हिस्सा जो है वो बचतें हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमारी जो कुल आय होती है वो C+S का जोड़ होती है, इन दोनों का योग होती है। इसी को हम एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है, इसमें हमने लिया है y एक्सिस पर लिया है उपभोग और बचतें दिखाई है, और x एक्सिस पर हमने आय दिखाया है। ये 45 डिग्री लाइन जो बनी है C = y, इस अर्थात इस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर हमारा उपभोग और आय का स्तर बराबर होता है। ये जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डायग्राम देखा था ये एकदम उसी से मिलता जुलता है। यहाँ पर हम एक ही इसमें उपभोक्ता की आय भी दिखा रहे हैं, उपभोग भी दिखा रहे हैं और बचतें भी बताते हैं। ये जो CC है, CC रेखा जो है ये क्या हो जाएगी? ये हमारा कंजप्शन फंक्शन हो जाता है, या जिसकी वैल्यू है C = A + BY के बराबर होती है। तो क्योंकि यहाँ पर आय शून्य होने पर उपभोग शून्य नहीं होता बल्कि A के बराबर होता है, इसीलिए हमारा जो ये वाला कर्व है ये शून्य से कुछ ऊपर से शुरू हो रहा है, और 0 और C के बीच की जो ये दूरी होती है ये हमारा A हो जाता है या इंटरसेप्ट हो जाता है। तो इस पे अगर अभी हम देखें तो जब हमारी आय OY 0 है तो उपभोक्ता कितना उपभोग कर रहा है? BY 0 के बराबर उपभोग करता है। तो इस पॉइंट पर हमारी आय जो है पूरी की पूरी उपभोग हो जाती है, तो यहाँ पर जो है B पॉइंट पर सेविंग्स जो है वो शून्य होती है, 0 होती है। जब आय बढ़कर Y0 से Y1 हो रही है तो उपभोग भी बढ़ता है, C1 Y1 हो जाता है, लेकिन S1 SC1 जो है वो हमारी यहाँ पर सेविंग्स हो जाती है, बचतें हो जाती हैं। तो आय यहाँ पर 2 में विभक्त हो गई, C1 Y1 और S1 C1। इसी तरीके से आय और अधिक बढ़ने पर उपभोग भी बढ़ रहा है और हमारी बचतें भी बढ़ रही हैं। तो जो 45 डिग्री लाइन है और CC कंजप्शन फंक्शन है, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसे हम कहते हैं सेविंग्स गैप या फिर बचत का अंतराल कहा जाता है। तो इससे क्लियर हो जाता है जैसे जैसे आय बढ़ रही है वैसे वैसे उपभोग भी बढ़ता है और बचतें भी बढ़ती हैं। तो ये हमारा कीन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन होता है। इस उपभोग फलन या उपभोग की प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले कुछ निर्धारक तत्व होते हैं जिनको हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक होते हैं सब्जेक्टिव फैक्टर्स, दूसरे होते हैं ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। जो व्यक्तिनिष्ठ तत्व होते हैं उसमें डिपेंड करता है कि किस किस कारणों से उपभोग बढ़ रहा है। इसमें वो सारे फैक्टर्स आते हैं जो कि एक उपभोक्ता से रिलेटेड होते हैं या एक उपभोक्ता जिनसे सीधा संबंधित होता है, जैसे कि सुरक्षा का उद्देश्य है, दूरदर्शिता का उद्देश्य, गणना का उद्देश्य, सुधार का उद्देश्य, स्वाधीनता का उद्देश्य, उद्यम का उद्देश्य, गर्व का उद्देश्य और लोभ तथा कृपणता का उद्देश्य। अर्थात इसमें ये सारे फैक्टर्स हैं। अगर उपभोक्ता इन सब से प्रभावित होता है तो वो अपने उपभोग को भी प्रभावित करेगा। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स होते हैं वो वह होते हैं जो कि उपभोक्ता के हाथ में नहीं होते, जो बाह्य वातावरण से हमें प्रभावित करते हैं।
इसमें हम मुख्य रूप से अप्रत्याशित लाभ या हानि है कि किसी चीज़ से हमें कितनी लाभ या हानि मिल रही है, राजकोषीय नीति कितनी है, फिस्कल पॉलिसी कैसी है, ब्याज दर कैसी है, तो इन सब फैक्टर्स से भी जो है कंजप्शन फंक्शन प्रभावित होता है। तो इसके साथ ही हम आज कंजप्शन फंक्शन टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू।